हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो देखो, अपन बात कर रहे थे बायोलॉजी में, जूलॉजी के अंदर नेत्र की संरचना। तो नेत्र की संरचना को मैं 1 मिनट के लिए रिव्यू कर देता हूं, जिससे आपके दिमाग में पीछे की बात भी आ जाए और फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो नेत्र की संरचना पहले तो स्थिति कर ली कि वो नेत्र कोटर के अंदर स्थित होती है, एक जोड़ी होती है। थोड़ा जल्दी बोलूंगा क्योंकि की हुई बात है। ठीक है, तो नेत्र कोटर के अंदर स्थित होती है, एक जोड़ी होती है, और नेत्र कोटर के अंदर ये गोले के रूप में है, इसलिए नेत्र को हम नेत्र गोलक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेत्र गोलक की बात करें अपन, तो नेत्र गोलक की संरचना में सबसे पहले बाहरी जो भित्ति है उसकी चर्चा करेंगे। तो बाहरी भित्ति की चर्चा हमने की थी, उसमें 3 परतें पाई जाती हैं। नंबर 1 सबसे बाहरी दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल जो है इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी कह सकते हैं। कौन सी लेयर? प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब यह सुरक्षात्मक स्तर है, मतलब कि ये नेत्र की सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, और दूसरा नेत्र की निश्चित आकृति बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ये 2 काम है। और इसमें दृढ़ पटल का 3/4 भाग जो है वो तो अंदर स्थित होता है। किसके अंदर? नेत्र कोटर के अंदर स्थित होता है। नेत्र कोटर के अंदर स्थित होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। और 1/4 भाग जो होता है वो बाहर होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है। ठीक है, 3/4 भाग जो अंदर स्थित होता है उसको क्या कहा था आपने? स्क्लेरा। क्या कहा था? स्क्लेरा। और जो बाहर होता है 1/4 भाग, उसको आपने क्या कहा था? कॉर्निया। ठीक है, ये बात आपकी कंफर्म हो गई कि बाहरी दृढ़ पटल की बातें हो गई थी। फिर दूसरी बात, दूसरी भित्ति पर जो करते हैं वो आती है आपकी रक्तक पटल। कौन सा? रक्तक पटल, जिसको कोरॉइड स्तर कहा था। ये कोरॉइड स्तर जो है वो इसको अपन वेस्कुलर लेयर भी कह सकते हैं। वेस्कुलर लेयर, संवहनीय स्तर। संवहनीय स्तर क्यों? क्योंकि इसमें रक्त केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। या कुछ वैज्ञानिक या कुछ जानकार ये कह देते हैं कि इसको न्यूट्रिएंट लेयर भी कह सकते हैं, मतलब पोषक लेयर। क्यों? क्योंकि इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल है, रुधिर है, और रुधिर के द्वारा ही पूरी नेत्र को पोषण प्रदान होता है, इसलिए इसको पोषक लेयर भी कह सकते हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है, सुरक्षात्मक परत कौन सी है, तो वो दृढ़ पटल हो गया, भारी हो गया। आपसे ये कह दे कि पोषक लेयर कौन सी है, न्यूट्रिएंट लेयर कौन सी है, तो आपका कोरॉइड स्तर हो गया। कोरॉइड स्तर जो है वो आपको पता है कि दृढ़ पटल के साथ साथ सटी हुई होती है, और ये स्क्लेरा से सटी हुई होती है, परंतु रेटिना से सटी हुई नहीं रहती है। जहां पर नेत्र गोलक के बाहर रेटिना शुरू होती है, वहां पर ये रेटिना से अलग हो जाती है, और अलग होकर सीलियरी काय का निर्माण करती है। ठीक है, ये सीलियरी काय जो है वो नीचे की तरफ वृद्धि करके, और क्या बनाई थी? आइरिस। क्या बनाई थी? आइरिस बनाई थी, जिसको परितारिका भी कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो के दौरान डायग्राम बनाते समय आपको समझा दी थी। आज 2 दिन की छुट्टी हो गई, गैप हो गया, इसलिए आपको रिमेम्बर करवाने के लिए मैं ये बातें रिपीट कर रहा हूं, परंतु थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे देख चुके हैं उनको बिल्कुल ये एकदम से पक्का हो जाए कि ये हमें याद है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने तीसरा स्तर किया था, वो कौन सा किया था? दृष्टि पटल। कौन सा? दृष्टि पटल, जिसको रेटिना भी कहते हैं। ये कोरॉइड स्तर से सटा हुआ रहता है, सबसे भीतर का स्तर है, पतला स्तर है, और इसको संवेदी स्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, या सेंसरी लेयर भी कह सकते हैं। अब आज अपन मतलब इस रेटिना के ऊपर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब आज जो अपन बात करेंगे, आज जो अपना टॉपिक होगा, मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे, तो वो बात अपन करने जा रहे हैं, वो ये है कि दृष्टि पटल की आंतरिक संरचना कैसी है ना। तो दृष्टि पटल की उदग्र काट, उसकी वर्टिकल सेक्शन हम काटें तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने पहले इसीलिए बना लिया है कि डायग्राम बनाने का जो टाइम है वो मैंने पीछे का रिपीट करने में आपको दे दिया, जिससे आपको किसी प्रकार का लॉस नहीं हो। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए भी
ये थोड़ा सा मैंने नेत्र की समरी जो है वो संरचना पीछे बता दी है, और जो देख लिए हैं उनको अच्छी तरीके से याद हो गया है, और ये डायग्राम बना दिया, अपना टाइम वेस्टेज नहीं हो। देखो यहाँ पर इसकी दृष्टि पटल की आंतरिक संरचना काट करने के लिए वर्टिकल सेक्शन ऑफ रेटिना हमने कर लिया है, मतलब उसका उदग्र काट लिया है। उदग्र काट में क्या दिखाई देता है? सबसे बाहर की तरफ रंगाकणयुक्त उपकला कोशिकाओं का स्तर दिखाई देता है। ये एक स्तरीय कोशिकाओं की परत है, एक स्तरीय है बेटा, देखो एक स्तर बन रहा है, ठीक है। उपकला कोशिकाएं हैं, एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक स्तरीय है, यूनिलेयर्ड है। रंगाकण है इसके अंदर, रंगाकण मतलब पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट खास तौर से जो पिगमेंट होता है वो होता है आपका मेलेनिन। कौन सा वर्णक? मेलेनिन वर्णक होता है, ठीक है। और डायग्राम देखकर बना सकते हैं, बातें आप देख सकते हैं, साइड में आपके कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए। फिर इसके नीचे दूसरे जो स्तर होता है, यहां से लेकर यहां तक, ये तो यूनिलेयर्ड था, ये मल्टी लेयर्ड हो गया, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, मल्टी लेयर्ड हो गया, बहुस्तरीय हो गया। ये बहुस्तरीय चौड़ा स्तर होता है, बड़ा स्तर होता है, जिसको संवेदी स्तर कह सकते हैं। तो फर्स्ट चीज आपका हो गया पिगमेंटेड लेयर हो गई, जिसको उपकला, दूसरी सेंसरी लेयर हो गई, जिसको संवेदी स्तर कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दो लेयर है, ये चौड़ा है, ये बाहर की ओर है, ये भीतर की ओर है। बाहर की ओर भीतर की ओर का मतलब क्या हुआ कि अपना नेत्र ये है, ऐसे ही तो है ना। तो मेरे हाथ को आप नेत्र गोलक या नेत्र की भित्ति मान सकते हैं। तो इसमें सबसे बाहर दृढ़ पटल हो गया, बीच में रक्तक पटल हो गया, और सबसे अंदर की तरफ यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, ये नेत्र नहीं है, मैंने फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाई है। तो सबसे अंदर की तरफ क्या हो गया बेटा? दृष्टि पटल हो गया। तो दृष्टि पटल में सबसे बाहर की तरफ, एक सेकंड के लिए रुकिए बेटा, ये बना दिया मैंने, है ना। ये जो कपड़ा लगाया मैंने, ये दृष्टि पटल है, सबसे अंदर की तरफ है ना, अरे है कि नहीं है? ठीक है, ये दृष्टि पटल है, सबसे अंदर है। तो दृष्टि पटल में सबसे बाहर की तरफ, तो दृष्टि पटल में बाहर की तरफ किधर होगा? इधर वाला होगा कि नहीं होगा, है ना, ये अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बाहर इधर क्या है? आपका रंगाकणयुक्त उपकला, ठीक है। और रंगाकणयुक्त उपकला के बाद में अंदर की तरफ जो मोटा लेयर है वो कौन सा है? संवेदी स्तर है। संवेदी स्तर खुद जो है वो कई पार्ट में बटा हुआ होता है, और एक तो आपका शंकु और शलाका का स्तर होता है, रोड और कॉन का लेयर कहते हैं, और फिर दूसरा द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर होता है, फिर गुच्छकीय स्तर होता है। देखो शंकु और शलाका का स्तर क्या है? इसमें दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं इस स्तर में। एक तो छड़ रूपी कोशिकाएं, छड़ रूपी, जिसको रोड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रोड कह सकते हैं। और एक शंकु के आकार की कोशिकाएं, जिनको कोन कह देते हैं या शंकु कह देते हैं, ये कोशिकाएं होती हैं। इनमें से रोड ज्यादा है, रोड क्या है? ज्यादा है, रेड कलर में दिखा रखी है मैंने, और कोन जो है वो कम होती है संख्या में, ठीक है, पूरे रेटिना के अंदर। परंतु एक जगह ऐसी है जहां पर कोन ज्यादा होते हैं, रोड कम होते हैं, ठीक है ना। वो कौन सी जगह है? पीत बिंदु। कौन सी जगह है? पीत बिंदु है। और पीत बिंदु के अंदर एक गड्ढा होता है जिसको फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। एक गर्त होती है जिसका नाम क्या है? फोबिया सेंट्रलिस। उस फोबिया सेंट्रलिस के अंदर तो ये माना गया है कि वहां पर केवल और केवल कोन ही पाए जाते हैं, शंकु ही पाए जाते हैं, रोड नहीं पाए जाते। ये बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया है ये प्रश्न, कि नेत्र का वह भाग बताइए जहां पर केवल शंकु ही पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? पीत बिंदु। और यदि अच्छा उत्तर देना चाहो तो आप कह दो पीत बिंदु के अंदर स्थित गर्त, और गर्त का नाम क्या है? फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है। चलो ओके, ये बात इतनी हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक जगह ऐसी है रेटिना के अंदर जहां पर न तो रोड है न कोन है, न तो शंकु है न शलाका है। वो जगह कौन सा है? वो है अंध बिंदु। कौन सा? अंध बिंदु है। ये दोनों तीनों बातें जो है वो मैंने नोट के अंदर लिख दी हैं, आप यहां से नोट कर सकते हैं कि पीत बिंदु में शंकु ज्यादा होते हैं। पीत बिंदु में क्या ज्यादा है? शंकु ज्यादा है। और पीत बिंदु के अंदर फोबिया सेंट्रलिस जो गर्त है उसमें केवल शंकु ही पाए जाते हैं, रोड नहीं पाए जाते।
अंध बिंदु में न तो शंकु न ही शलाका पाए जाते हैं। उल्लू के अंदर, उल्लू की रेटिना में केवल शलाका ही होती है, उल्लू में केवल शलाका ही होती है और मुर्गी में केवल शंकु ही होती है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि उल्लू की रेटिना में कौन सी संवेदी कोशिकाएं होती हैं, तो आप कौन सी कोशिका बताओगे? उल्लू के अंदर, क्योंकि एक तो शलाका है और एक शंकु है, दो नाम है ना, शलाका में लय आ रहा है और उल्लू में भी लय आ रहा है। तो उल्लू के अंदर कौन सी हो गई? शलाका, और मुर्गी के अंदर कौन सी हो गई? शंकु हो गई। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। अब मैंने यहाँ पर अलग से आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, है ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, हम ज्यादा से ज्यादा बात कर सके, मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सकूं, इसके लिए मैंने यहाँ पर वो जो बातें मैंने समझाई वो लिख भी दी है कि आप इसको देखकर लिख सकते हैं। तो रोड और कौन में अंतर, कि रोड क्या है? छड़ रूपी है, बिल्कुल है। शंकु कैसी है? शंकु क्या आकार की है? रोड जो है वो संख्या में ज्यादा है, और रोड जो है वो संख्या में ज्यादा है, और शंकु जो है, ये तो मैंने इधर के नाम लिख रखे हैं, रोड और कौन, ठीक है, संख्या में ज्यादा है, ये संख्या में कम हो गई। उपकला को स्पर्श करती है, देखिए रोड जो है वो उपकला को स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है, और कौन जो है वो उपकला को, रंगाकणयुक्त उपकला को स्पर्श नहीं करती, ये भी एक डिफरेंस हो गया है। रोड जो है वो प्रकाश और अंधकार में भेद का ज्ञान करवाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आ गया है कि जो रोड है वो प्रकाश और अंधकार का ज्ञान करवाती है, मतलब हमें प्रकाश के बारे में और अंधकार के बारे में जो ज्ञान है वो करवाती है। तो रोड के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, दृष्टि वर्णक होता है, जिसको रोडोप्सिन कहते हैं। लिख भी दिया मैंने कि रोड के अंदर रोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो स्केटोप्सिन और रेटिनॉल से मिलकर बना होता है। रेटिनॉल का मतलब क्या होता है? रेटिनॉल के अंदर, रेटिनॉल का मतलब रेटेनिन, और रेटेनिन मतलब विटामिन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए की उपस्थिति से ही आपका रोडोप्सिन बनता है, यूं कह सकते हैं अपन, विटामिन ए से ही क्या बनता है? रोडोप्सिन बनता है। और मान लो कि विटामिन ए की कमी हो जाए शरीर में, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम भी रेटेनिन ही है कि नहीं है? ठीक है, रासायनिक नाम रेटेनिन है। तो रेटेनिन या विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई साहब? बोलो, रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, बताओ? रोडोप्सिन अगर नहीं बनेगा तो आपकी जो रेटिना है, नेत्र है, वो प्रकाश और अंधकार का ज्ञान नहीं करवाएगी, मतलब हमें अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, हमें अंधकार का ज्ञान नहीं होगा, और अंधकार का ज्ञान नहीं होगा, उस रोग को क्या कह देते हैं? रतौंधी। कौन सा रोग है? रतौंधी। तो आप 9th 10th छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 11th से कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रट रखा है ना, है ना। आज आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग क्यों हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम रेटेनिन है, और रेटेनिन के कारण रोडोप्सिन का निर्माण होता है, और रोडोप्सिन वर्णक जो है वो हमें अंधकार का ज्ञान करवाता है। ठीक है, तो विटामिन ए ही नहीं होगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हमें अंधकार का ज्ञान ही नहीं होगा। ऑलराइट, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि शंकु। शंकु जो है वो किससे निर्मित होता है? आयोडोप्सिन से। शंकु के अंदर जो वर्णक होता है वो आयोडोप्सिन होता है, और आयोडोप्सिन जो है वो खुद 3 वर्णकों से मिलकर बना होता है। वो वर्णक कौन से होते हैं? एक तो इरिथ्रोलोब, साइनोलोब और क्लोरोलोब। नंबर फर्स्ट इज इरिथ्रोलोब, नंबर सेकंड इज साइनोलोब, और नंबर थर्ड इज क्लोरोलोब। नाम से पता चल रहा है इरिथ्रोलोब। इरिथ्रो शब्द जहां भी आ जाए आपको समझ जाना है कि आरबीसी से संबंधित कोई बात हो रही है, रेड कलर से कोई बात संबंधित कोई बात हो रही है। तो इरिथ्रो लोग जो है वो लाल रंग के प्रति संवेदी होती हैं, रेड के प्रति, लाल रंग के प्रति संवेदी होती है। साइनोलोब जो है वो नीले रंग के प्रति संवेदी होती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाम सुना होगा आपने, साइनोबैक्टीरिया, जिसको क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। तो साइनोलोब जो है वो नीले रंग के प्रति संवेदी है। क्लोरोलोब जो है, क्लोरोफिल नाम सुना है ना आपने, क्लोरोफिल हरित लवक, तो ये हरे रंग के प्रति संवेदी होते हैं। तो नाम भी आपके याद रह सकते हैं, मैंने आपको हिंट्स दे दी हैं याद रखने की दृष्टि से। फिर है मतलब कि आयोडोप्सिन जो है वो रंगों का ज्ञान करवाती है, और शलाका जो है, रोड जो है, वो प्रकाश और अंधकार का ज्ञान करवाती है। ये इतनी बात हो गई।
चलो यहां तक की बात आपकी क्लियर होगी। ओके, आगे चलें बेटा, ये एंड नो। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये संकोच शलाका का स्तर हो गया। फिर संकोच शलाका के स्तर के नीचे द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर पाया जाता है। द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर, द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर का मतलब क्या होता है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका की संरचना आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है कि इसमें एक तो कोशिका काय होता है, कोशिका काय होता है, एक एक्सोन होता है कि नहीं होता है? बोलो, ऐसी संरचना पढ़ी है। जो कोशिका काय है, कोशिका काय से यहाँ पर द्रुमाक्षम निकलते हैं, है ना, यहाँ पर ये द्रुमाक्षम निकलते हैं। ये एक्सोन है जिसको साइटोन बोल देते हैं। ये जो कोशिका काय है, कोशिका काय, ये कोशिका काय तो ये है कि नहीं है? एक्सोन ये जो है, ये एक्सोन दो होते हैं, एक तो इधर है एक इधर है, दो हो गए एक्सोन। जब दो एक्सोन होते हैं तो ऐसी तंत्रिका कोशिका को द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कह देते हैं। तो इनमें द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर या द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका उत्तर आ जाएगा रेटिना के अंदर, है ना। बाकी ये एक ध्रुवीय तो है ना, क्योंकि एक ही इसमें आपके एक्सोन पाया जाता है। और कुछ तंत्रिका कोशिका ऐसी होती हैं जिनमें एक्सोन नहीं पाया जाता है, उनको अध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कह देते हैं। ठीक है, तो इनमें द्विध्रुवीय दो तंत्रिकाक्ष पाए जाते हैं, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, और दोनों की तरफ डेंड्रोन्स है। ये डेंड्रोन्स जो हैं वो इन संवेदी कोशिकाओं के डेंड्रोन से, शाखाओं से जुड़े हुए होते हैं, जहां पर जुड़कर ये युग्मानुबंधन की क्रिया करते हैं, जिसको सिनेप्स कह देते हैं। ये जुड़े हुए रहते हैं, मतलब कि यहाँ से ये संवेदना को लाते हैं और संवेदनाओं को तंत्रिका कोशिकाओं को देते हैं, और यहाँ से तंत्रिका स्तर जो है वो नीचे एक तंत्रिका कोशिकाओं का एक गुच्छा और होता है। ये तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा, जिसको गुच्छ के स्तर कह दिया, ये नीचे और होता है। इनके जो एक्सोन है जो काफी लंबे हैं, देखो बेटा कितने लंबे हैं एक्सोन, ये काफी लंबे हो गए ना, ये एक्सोन काफी लंबे होते हैं। ये सारे मिलकर और फिर बाहर की तरफ निकलते हैं। किधर निकलते हैं? बाहर की तरफ। हमने कल डायग्राम बनाया था ना नेत्र का, तो नेत्र का डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पर हमने जगह छोड़ी थी और फिर ऐसे निकाले थे कि नहीं निकाले थे, जिसको क्या कहा था? दृक तंत्रिका कहा था। तो ये दृक तंत्रिका बना लेते हैं कौन? ये सारे गुच्छ के स्तर के जो एक्सोन हैं, ये मिलकर दृक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ये दृक तंत्रिका मिलकर कहाँ जाती है? ये दृक तंत्रिका मस्तिष्क को जाती हैं और मस्तिष्क को सूचना प्रदान करती हैं, जो हमें संवेदना प्राप्त होती है। ठीक है, और हमें दृष्टि ज्ञान या फिर रंगों का ज्ञान करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से आपकी रेटिना की स्ट्रक्चर हुई, और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर फिर नेत्र की क्रिया विधि कंप्लीट हो जाएगी। ये सारी बातें आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद अपन बात करें कि अपनी जो नेत्र की भित्ति हो गई, स्क्लेरा हो गई, कोरोइड हो गई, आपकी दृष्टि पटल हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया। पीत बिंदु के बारे में मैंने बता दिया है, अंध बिंदु के बारे में खूब बातें हो गई। ठीक है, अब अपन बात करें एक और वो बात कौन सी? चलो ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। ठीक है, बना सकते हैं डायग्राम, आप वीडियो को रोक कर, वीडियो को बैक करके आप बना सकते हैं। ठीक है, रुकने का नाम नहीं है। फिर है, देखो यहां पर एक अच्छी बात ये आती है सामने, जो आपने नेत्र देखी थी, ये आपने नेत्र देखी थी, इसमें ये दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल है जिसको स्क्लेरा कहा था। ये रेटिन, ये आगे कॉर्निया है कि नहीं है? ठीक है, यहां पर दृढ़ पटल के बाद में रक्तक पटल, ये रक्तक पटल है। ठीक है, रक्तक पटल जो है वो यहां पर आकर क्या बनाता है? सिलियरी काय
बनाता है, और सीलियरी काय के बीच में क्या रहता है, क्रिस्टलीय लेंस रहता है। ओके, अब ये क्रिस्टलीय लेंस और सीलियरी काय जो है वो नेत्र गोलक की गुहा को दो भागों में बांट दिया है। बांट दिया कि नहीं बांट दिया? नेत्र गोलक की गुहा को दो भागों में बांट दिया है। किसने बांट दिया? सीलियरी काय और लेंस ने। नंबर एक पार्ट, नंबर दूसरा पार्ट, दो पार्ट हो गए। बाहर वाले कक्ष को जलीय कक्ष कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? जलीय कक्ष। बाहर वाले कक्ष को क्या कह देते हैं? जलीय कक्ष कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसमें पारदर्शी जलीय पदार्थ भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको विट्रस चैम्बर कह देते हैं। विट्रस चैम्बर भी कह देते हैं। अंदर वाले कक्ष को काचाप कक्ष कह देते हैं। तो नेत्र गोलक की गुहा सीलियरी काय और लेंस की उपस्थिति के कारण दो भागों में बंट जाती है। एक तो जलीय कक्ष और एक काचाप कक्ष। दोनों में पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। ये पारदर्शी द्रव्य आया कहां से साहब? ये पारदर्शी द्रव्य आया कहां से, है ना? पारदर्शी द्रव्य का स्राव सीलियरी काय की पेशियों द्वारा होता है, सीलियरी काय के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट बात है ना, कि पारदर्शी द्रव्य जो है इन कक्षों गुहा के अंदर वो कहां से आया? सीलियरी काय के द्वारा स्रावित हुआ, है ना। अब आगे की बात करते हैं कि जलीय कक्ष जो है इनका काम क्या है, काचाप कक्ष का काम क्या है। जलीय कक्ष और काचाप कक्ष दोनों में दाब बराबर रहता है, जिसके कारण लेंस और सीलियरी काय अपनी स्थिति पर सधे हुए रहते हैं। इधर से तो दाब ये डालता है, इधर से दाब ये डालता है कि अपनी स्थिति पर सधे हुए रहते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि काचाप कक्ष की मात्रा बढ़ जाती है, काचाप कक्ष ज्यादा हो जाता है। काचाप कक्ष ज्यादा हो गया, काचाप कक्ष ज्यादा हो जाने के कारण रेटिना के ऊपर एक दाब पड़ जाता है, दाब ज्यादा लगेगा। ऑलरेडी बात है आपको समझ में आ गई, अंडरस्टूड बात है। ठीक है। यहां पर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, काचाप द्रव्य की मात्रा ज्यादा हो गई। द्रव्य की मात्रा ज्यादा होने के कारण रेटिना के ऊपर एक दाब पड़ेगा। अंदर रेटिना है ना बेटा, अभी किया था, रेटिना के ऊपर दाब पड़ता है, जिसके कारण रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है। रेटिना क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। और रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो विजुअलिटी है, जो दृष्टि ज्ञान है, वो कम हो जाती है, हम देख नहीं पाते हैं, व्यक्ति अंधा हो जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है ना। इस डिजीज को ग्लूकोमा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्लूकोमा या सबल काय कह देते हैं। ठीक है। तो सबल काय या ग्लूकोमा का कारण बताइए। काचाप द्रव्य की मात्रा बढ़ जाने से और रेटिना के क्षतिग्रस्त हो जाने से। ठीक है। व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसको ग्लूकोमा या सबल काय कहते हैं। इसका वैसे कोई इलाज नहीं है, बस इसका है तो मतलब इलाज इसका लगभग है ही नहीं। शुरुआती यदि कंडीशन में इसका इलाज कर दिया जाए तो फिर यहाँ से दाब कम करके और रेटिना को बचाया जा सकता है। ठीक है। ओके, चलो इसके बाद की बात अपन करेंगे नेत्र की क्रियाविधि या नेत्र में पाई जाने वाली पेशियां। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, यहाँ तक याद रखिए। इसके आगे की बात के लिए तैयार रहिए, बुक में पढ़कर देखिए कि कितना क्या कर दिया है। ठीक है। ओके, थैंक यू।